नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी हो। दोस्तों, कहते हैं कि जो कमजोर इंसान होता है, जो डरपोक इंसान होता है, दुश्मन को उसे मारने की जरूरत नहीं पड़ती। वो खुद ही अपने डर से मर जाता है। कमजोर इमारत को खोदने की जरूरत नहीं पड़ती, वो खुद ही एक दिन ढह जाती है। और इसी तरह से कमजोर नेता को भी एक्सपोज करने की जरूरत नहीं होती, वो अपनी सच्चाई खुद खोल देता है। ये कहानी दरअसल अभी बिल्कुल सटीक बैठ रही है कांग्रेस के बारे में। बात में क्योंकि हम कांग्रेस की बात करते हैं, इसीलिए उनकी बात कर रहे हैं। हालांकि अब जिक्र करना जरूरी है कि फिलहाल सत्ता में बैठी पार्टी और सरकार और मोदी जी के दावे भी रोजाना खुलते जा रहे हैं। अब जो सवाल कांग्रेस पूछ रही थी, राहुल गांधी पूछ रहे थे फाइटर जेट्स को लेकर, उसको लेकर जो भी सवाल पूछता है उसे देशद्रोही करार देने की कोशिश करते हैं, लेकिन सच्चाई छुपती नहीं है। सच्चाई बाहर आ ही जाती है। और सुब्रमण्यम स्वामी ने सवाल उठाए, सुब्रमण्यम स्वामी ने नंबर दिए कि कितने हमारे जो है वो जेट गए। ऊपर से हमारे जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है, उन्होंने फॉरेन टीवी चैनल में एक तरह से एक्सेप्ट भी कर लिया कि हाँ, नुकसान तो हुआ है, नंबर उन्होंने नहीं दिया। तो वही है कि सच्चाई छुपती नहीं है, एक दिन आ ही जाती है बाहर। इसी तरह से कांग्रेस के अंदर जो खोखले नेता हैं, उनकी सच्चाई भी धीरे धीरे अपने आप बाहर आ रही है। पहले भी बाहर आई थी, लेकिन वो बहुत चीजें इग्नोर हो जाती थी, क्योंकि बीजेपी कुछ ऐसा उसके आसपास बुन देती थी तो लोग उस एंगल को देखते ही नहीं थे, सिर्फ कांग्रेस की कमजोरी के एंगल पर देखते थे। असल में जबकि कहानी यह है कि कांग्रेस के जितने खोखले नेता कांग्रेस छोड़ के गए हैं, वो कांग्रेस के लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। कांग्रेस के लिए एक आशीर्वाद के रूप में उनकी विदाई हुई है। गुलाम नबी आजाद हो, ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, अशोक चौहान हो, या जो आप नाम ले लीजिए, बड़े मिलिंद देवड़ा हो, यूपी में जितिन प्रसाद वगैरह सारे हो, ये लोग गए, नो डाउट। जब कोई बड़ा नेता जाता है पार्टी को नुकसान होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में कांग्रेस को फायदा हुआ है। अगर गुलाम नबी आजाद आज भी कांग्रेस में होते तो कोई ना कोई पोजीशन में होते, और जम्मू कश्मीर की राजनीति में उनका इंटरफेरेंस रहता ही रहता। इस उम्र में भी वो हटते नहीं, फिर अंदर बैठ के पार्टी के अंदर बैठ के पार्टी के खिलाफ कुछ ना कुछ काम कर रहे होते। उसी तरह से महाराष्ट्र में अशोक चौहान हो गए, ज्योतिरादित्य सिंधिया गए। ज्योतिरादित्य सिंधिया के जाने के बाद कांग्रेस को नुकसान हुआ। कांग्रेस ऑलमोस्ट जो है वो बिल्कुल जमीन पर गिर गई, लेकिन अब दोबारा खड़ी हो रही है। ज्योतिरादित्य सिंधिया होते तो आज भी कांग्रेस कमलनाथ वर्सेस ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्रुप के बीच में झूल रही होती, उसी लड़ाई में होती कहीं। लेकिन अब वो नहीं है, तो जीतू पटवारी या किसी और को नया नेतृत्व जो है पार्टी को उभारने का मौका मिल रहा है। ऐसे ही उत्तर प्रदेश में, ऐसे ही दूसरे प्रदेशों में। इवन सोचिए, सबसे बड़ी ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कि हिमंत बिस्वा शर्मा कांग्रेस छोड़ के गए, तो गौरव गोगोई जैसा नेता कांग्रेस को आगे बढ़ाने का मौका मिला। नहीं तो हिमंत बिस्वा शर्मा होते तो वही कांग्रेस की तरफ से दावेदार होते मुख्यमंत्री के। और सोचिए, ऐसा नेता अगर कांग्रेस में होता तो असम में कांग्रेस का क्या हाल होता, पूरी नॉर्थ ईस्ट में क्या हाल होता। तो होता है इसी तरह से। उस वक्त क्योंकि ये लोग बड़े नेता थे, छोड़ के गए, तो नेगेटिव जो एक नैरेटिव बीजेपी ने बनाया कि कांग्रेस में कांग्रेस में टूट की जो है वो आशंका, टूट की कगार पर कांग्रेस, ये वो सो। और हम सब ने उसी नैरेटिव को आगे बढ़ाया, लेकिन हमने इसका दूसरा पहलू देखा ही नहीं। इसी तरह आज की डेट में भी कुछ खोखले हैं जो अपने आप को एक्सपोज कर गए सिर्फ और सिर्फ एक फॉरेन ट्रिप के लिए। यह मैं बात कर रहा हूं शशि थरूर, सलमान खुर्शीद और पी चिदम्बरम। पी चिदम्बरम तो बेचारे फॉरेन टूर पे भी नहीं गए, लेकिन शशि थरूर और सलमान खुर्शीद ने जिस तरह से अपने आप को एक्सपोज किया है, तो मुझे नहीं लगता कांग्रेस को उनके खिलाफ कुछ भी करने की जरूरत है, कोई एक्शन लेने की जरूरत है। अपने आप को उन्होंने एक्सपोज कर दिया है, और अपने आप उन्हें गुलाम नबी आजाद की तरह टाटा बाय बाय पार्टी को करना पड़ेगा। क्योंकि अब ये सब करने के बाद उन्हें ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी उन्हें कोई जिम्मेदारी देगी, तो फिर तो या तो वो बहुत बड़ी गलतफहमी में है, या कांग्रेस अगर उन्हें देती है जिम्मेदारी अब भी, तो कांग्रेस से बड़ी बेवकूफ पार्टी मैं नहीं कहूंगा कि कोई होगी।
अब इन सब की सच्चाई खुलने की भी वजह हैं। सबसे पहले आप शशि थरूर को ले लीजिए। शशि थरूर लगातार 4 बार के सांसद हैं। कांग्रेस ने हमेशा सांसद उनको बनाया, लेकिन इस बार लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने कहा कि मेरा आखिरी चुनाव है। अब जब इंसान अपने मुंह से कह रहा है कि मेरा आखिरी चुनाव है, तो जाहिर सी बात है फिर पार्टी क्यों उन पे जिम्मेदारी देगी। जो रिटायर हो रहा है आदमी, तो ठीक है, आप सांसद बने हैं, सांसद बन के रिटायर होंगे, अच्छी बात है। अगर वो नहीं कहा होता शशि थरूर ने, शायद मुझे लगता है शायद शशि थरूर चुनाव हार भी जाते, क्योंकि मात्र 15 या 16 हजार वोटों से वो जीते हैं। कहाँ 1-1 लाख, 1.25 लाख वोट से जीतते थे वो। अब शशि थरूर को लगा कि भाई मैं जा रहा हूं, रिटायरमेंट का मैं अनाउंस कर चुका हूं, तो नेशनल पॉलिटिक्स में तो अब मुझे जगह नहीं मिलेगी, क्यों ना स्टेट पॉलिटिक्स में घुसा जाए और सीएम बनने की कोशिश की जाए। इसलिए कांग्रेस को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया उन्होंने, धमकी देनी शुरू कर दी कि भाई मुझे मेरी जिम्मेदारी दीजिए, वरना मेरे पास ऑप्शन बहुत है। भाई जो आदमी खुद अनाउंस कर चुका कि मेरा आखिरी चुनाव है, मैं रिटायर हो रहा हूं, वो फिर कहे कि मुझे जिम्मेदारी भी दो, ये तो अपने आप में कॉन्ट्रडिक्शन है। फिर आप रिटायर नहीं हो रहे, इसका मतलब आपने झूठ बोला था लोगों से। अब वो बात पूरी नहीं हुई, तो कांग्रेस में जो है केरल में खलबली मचाने की कोशिश की। वहां जो अभी नए अध्यक्ष बने हैं, नए पदाधिकारी बने, उसमें भी जब थरूर की नहीं चली, तो थरूर जी फिर जाहिर सी बात है ट्राई करने दूसरी तरफ चले गए। और कोइंसिडेंस देखिए कि कोइंसिडेंस कैसे बनाया जाता है। कोइंसिडेंस ये है कि कोइंसिडेंस बनाया कि आए दिन कहीं ना कहीं मोदी जी और थरूर की मुलाकातें होती। नतीजा ये हुआ कि जब भारत का पक्ष रखने के लिए विदेशी सांसदों को डेलीगेशन फॉरेन भेजना था, तो सबसे पहली चॉइस शशि थरूर निकले सरकार की। हालांकि राहुल गांधी से जब नाम पूछे गए, तो उन्होंने जो नाम दिए वो कोई नहीं, सिवाय मनीष तिवारी के, आनंद शर्मा के। शशि थरूर लीड भी कर रहे हैं और यूएस जैसी कंट्री में लीड कर रहे हैं, उनके साथ और कंट्री में। अब शशि थरूर गए हैं, तो उन्हें लग रहा है कि अब मौका यही है कि जो मिलेगा मोदी जी से मिलेगा, और जाके मोदी जी की तारीफों के पुल बांध रहे हैं और अपनी ही कांग्रेस सरकारों के किए कामों को नकारने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि खुद ही उन्होंने अपनी किताब में देखिए क्या लिखा है। इसी किताब में लिखा है मोदी जी के बारे में, जो पहलगाम अटैक के बाद जो सर्जिकल स्ट्राइक की थी, उसका जिस तरह से राजनीतिकरण किया, उसको लेके थरूर ने मोदी जी की खूब आलोचना की थी अपनी ही किताब में। लेकिन अब कर रहे हैं क्योंकि उन्हें लग रहा है कि बीजेपी से कुछ ना कुछ मिलेगा। और ये लालच, मैं आपको शायद एक दिन पहले वीडियो में बताया था कि केरल में उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को भी हजम नहीं हो रहा, वो भी नाराज है। केरल में कांग्रेस कैडर नाराज है, और ये लोगों को समझ में आ रहा है कि ये लालच के चक्कर में इस वक्त किस तरह मोदी जी की तारीफों के पुल बांध रहे हैं। और इतना आसान नहीं है चीजें बीजेपी के अंदर भी, मैं आगे बताता हूं। फिर बात करते हैं दूसरे, सलमान खुर्शीद की। सलमान खुर्शीद, क्या चाहिए सलमान खुर्शीद को? उम्र क्या है? मेरे ख्याल 70 प्लस है शायद। कांग्रेस ने मंत्री से लेके पदाधिकारी तक सब कुछ दिया, लेकिन एक विदेश दौरा मोदी जी ने क्या ऑफर किया, जाके कश्मीर में कांग्रेस कि जिस चीज को लेकर बीजेपी ने सबसे ज्यादा बुराई की, उसी की तारीफ कर रहे हैं कि आर्टिकल 370 हटाकर मोदी जी ने बहुत अच्छा किया। कांग्रेस के स्टांस के बिल्कुल ऑपोजिट। मुझे शायद पहले भी मैंने एक दिन वीडियो में कहा था, मुझे समझ में नहीं आता कि सलमान खुर्शीद को चाहिए क्या था। इतना कुछ आदमी ने जिंदगी में कांग्रेस से लिया, 10 साल सत्ता से बाहर क्या हुए कि कुर्सी बैठने का या पद का इतना लालच कि बुढ़ापे में आके, रिटायरमेंट की उम्र पे आके अपनी ही पेरेंटल पार्टी को धोखा देने चले। और पेरेंटल पार्टी को धोखा दे रहे हैं उस पार्टी के लिए जिस पार्टी ने ना आपकी पेरेंटल पार्टी की इज्जत की और ना आपकी कम्युनिटी की इज्जत करता है। आप जिस कम्युनिटी से आते हैं, जिस समुदाय से आते हैं, जिस धर्म से आते हैं, उसको निशाना बनाया जाता है। और जिस प्रदेश के आर्टिकल 370 हटाने की आप तारीफ कर रहे हैं, उस प्रदेश में भी आप ही के धर्म के लोग ज्यादा रहते हैं। लेकिन होता ना लालच, जाते जाते भी, रिटायरमेंट होते होते भी एक पद चाहिए, कुछ तो चाहिए। और उस चक्कर में अपने
ज़मीर से धोखा कर बैठे सलमान खुर्शीद। तीसरे पी चिदम्बरम। पी चिदम्बरम को तो विदेशी दौरों में भी नहीं डाला, लेकिन उनकी प्रॉब्लम मुझे लगता है थरूर और सलमान खुर्शीद से अलग है। उनके रीज़न अलग है। उनके रीज़न दो हैं, एक तो बेटे की राजनीति और दूसरा जो ईडी अभी भी उनके पीछे पड़ी, वो फाइल बंद नहीं हुई। वो एक डर है चिदम्बरम को जो मुझे लगता सता रहा है कि उन्हें या उनके बेटे को फिर से निशाना बनाया जा सकता है, इसलिए वो आए दिन फिलर देते रहते हैं। खुल के तो नहीं बोलते, लेकिन फिलर देते रहते हैं मोदी जी को कि मैं आपके साथ हूँ, मैं पार्टी में कांग्रेस में हूँ, लेकिन काम आपके लिए करूँगा। ये फिलर देते रहते हैं। उसकी सीधी सीधी वजह वो डर है, जो ईडी का डर उन्हें है। तो इन दोनों को डर है, उन दोनों को लालच है। लेकिन जो मैंने पहले कहा था कि इतना आसान नहीं है ये लोग जो सोच रहे हैं। ये इन लोगों को लगता है कि ये सब करके हम बीजेपी में जाएंगे और हमें कुछ ना कुछ मिल जाएगा। तो उन्हें दो चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। पहली बात, गुलाम नबी आज़ाद का हश्र देख लेना चाहिए। क्या मिला उन्हें? ना तो खुदा मिला, ना विसाले सनम मिला। दूसरा, किसी भी बीजेपी के नेता से बात कर लीजिए, छोटे लेवल के। आज की डेट में बीजेपी के नेता अगर किसी चीज़ को लेकर सबसे खिलाफ हैं, वो खिलाफ हैं कि जो कांग्रेस से या दूसरे पार्टी से आए हुए नेताओं को हमारी सरकार में रिस्पॉन्सिबिलिटी मिले या कोई पद मिले। इसके सख्त खिलाफ हो चुके हैं बीजेपी वाले कि 10 साल हो गए, मेहनत हमने की, पार्टी को हमने यहाँ तक पहुँचाया, मलाई खा रहे हैं ऐसे लोग जो दूसरी पार्टियों से आए। और तीसरा रीज़न एक और है। तीसरा रीज़न ये है कि बीजेपी के लोग अब इस चीज़ से भी बहुत नाराज़ हैं कि की पोजीशन पे जो हैं, खास करके मिनिस्टर में ऐसे लोग हैं जिनका ग्राउंड राजनीति से कोई लेना देना ही नहीं है, जो इससे दूर हैं, लेकिन पोजीशन संभाले हुए हैं भाई। उसमें आपके एस जयशंकर सबसे बड़ा है। बीजेपी को लगता है कि ऐसे नेता फजीयत कराते हैं सरकार की। बीजेपी के कार्यकर्ता नेता ये समझते हैं। ऐसे में अगर शशि थरूर चाह रहे हैं कि वहाँ से कांग्रेस छोड़ के राज्यसभा के जरिए मोदी सरकार में कुछ हासिल कर लेंगे, तो इतना आसान नहीं है। यही बात सलमान खुर्शीद के लिए भी। यार सलमान खुर्शीद को ये बात क्यों समझ में नहीं आती कि जो पार्टी न एमएलए, न विधायक, न सांसद की टिकट तक नहीं देती किसी मुस्लिम को, वो आपको क्या दे देगी। अपने मुख्तार अब्बास नकवी और शाहनवाज को तो वो जो बेचारे इतने सालों से इतना झेलने के बावजूद पार्टी के साथ टिके हुए, उन्हें तक तो कुछ दे नहीं पाई, तो सलमान खुर्शीद को क्या मिलेगा। और चिदम्बरम और उनके बेटे का तो छोड़ ही लीजिए, उन्हें तो बीजेपी को देने की जरूरत ही नहीं है, वो फाइल ही बहुत है उनके लिए। तो ये अभी 3 नाम और पहले के कुछ नाम, ये नाम वो हैं जो अपने आप एक्सपोज हुए। कांग्रेस के लिए एक आशीर्वाद बन के मोदी जी ये काम करते हैं। राहुल गांधी ने ठीक कहा था, मेरी पार्टी की सफाई मोदी जी कर रहे हैं। लेकिन अब फर्क ये है कि जो पहले गए थे उनका नैरेटिव ये बना कि कांग्रेस से नाराज होके गए, कांग्रेस का नुकसान हुआ। लेकिन अब ये 3 लोग उसी नैरेटिव को गढ़ने की उम्मीद में कर रहे थे ये, लेकिन ये उल्टा हो गया। यहां ना बीजेपी उनको सपोर्ट कर रही है ढंग से, और उल्टा कांग्रेस ने भी उस पर कोई रिएक्ट ना करके चुप रहकर जनता की दरबार में सारा फैसला छोड़ दिया, जनता पे छोड़ दिया कि आप डिसाइड करो कि ये लोग वर्थ इट हैं या नहीं है। अब कांग्रेस सुना है कोई कार्रवाई इनको लेकर नहीं करेगी, ना कोई एक्सप्लेनेशन मांगेगी। बीजेपी के लोग, आईटी सेल, इनके बयानों को वायरल करने की कोशिश कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं। तो ऐसे में सवाल जनता पूछेगी, जनता इन तीनों से पूछेगी। अब ऐसे में ये तीनों अगर खुद पार्टी छोड़ के गए तो कांग्रेस के लिए बहुत बढ़िया, बहुत बड़ी खुशखबरी है। अगर ये नहीं गए तो ये भी तय मान लीजिए कि इन्होंने अपनी राजनीतिक पारी खत्म कर दी है। अब चुनाव तो ये लड़ नहीं सकते, ना कांग्रेस इन्हें टिकट देगी। अगर टिकट मिल भी गई तो ये जीतने वाले नहीं है। तो ऐसे में इनकी राजनीतिक पारी फिर खत्म। तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कांग्रेस के लिए इसलिए हो गया कि ये अपने आप ऐसे खोखले लोग खाली हो रहे हैं, जगह खाली कर रहे हैं और एक्सपोज हो रहे हैं। और कांग्रेस ने जो पहले गलती की थी उससे सबक लेते हुए
इस बार ऐसी रणनीति अपनाई कि जनता खुद तय करे कि इनका करना क्या है, इनका होगा क्या। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। प्रदीप चौहान को दीजिए इजाज़त। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, आपके लाइक से बड़ी मदद मिलती है। मैं रोज़ कहता हूँ आपको, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना मत भूलिएगा। नमस्कार।